वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कैश बुक। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैश बुक क्या होती है। ठीक है, ये जो कैश बुक है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, जब हमने जर्नल को डिस्कस किया या लेज़र को डिस्कस किया या हमने बुक कीपिंग प्रोसेस की बात की या अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की, तो सभी में हमने ये कहा कि हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को 2 स्टेप्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट इज़ जर्नलाइजिंग। सबसे पहले हम उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन पोस्टिंग दैम इनटू लेज़र। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको लेज़र अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है ना, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, और या फिर इसमें कैश ट्रांजैक्शंस, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है बेसिकली। बाकी जो अदर ट्रांजैक्शंस है, हमारे एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, वो हमें हेल्प करते हैं सेल परचेज करने में, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ाने में, रिसीव करने में, पे करने में। बाकी की ट्रांजैक्शन जो है वो हमें हेल्प करती हैं। बेसिकली हमारा बिज़नेस सेल और परचेज पर ही टिका होता है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। ठीक है जी, तो जब हम क्या करते हैं, पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेज़र में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एरर चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे? पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ से फिर हम लेज़र में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कोई एंट्री छूट गई, कोई अमाउंट गलत ट्रांसफ़र कर दी हमने, बीच में 2 पेज जुड़े हुए रह गए जर्नल के, जो हमें पता नहीं चला, हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। ठीक है, तो इस तरह से एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 लिमिटेशंस हैं कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है और इसमें एरर के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बिज़नेस में रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ ऐसी बुक्स हों जो बिज़नेस को हेल्प कर सकें कि वो अपना टाइम सेव कर सके और उनकी एरर्स भी कम हो। ठीक है, तो क्योंकि हमारे बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस की डिमांड थी, बिज़नेस की डिमांड भी थी, हमारे अकाउंटेंट की डिमांड भी थी, तो हमारे सामने निकल कर आई सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स मतलब वो बुक्स जो हमें हेल्प करती हैं हमारा टाइम सेव करने में और एरर्स को मिनिमाइज़ करने में। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं। अब ये बुक्स किससे रिलेटेड होंगी? ये इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगी, सेल, परचेज, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ज़्यादातर हमारी यही ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसी बुक्स ईजाद की गई जिससे हमारा वर्कलोड कम हो जाए। यानी जर्नल, ये जो जर्नल था इसको हमने सब डिवाइड कर दिया, किसमें? सब्सिडरी बुक्स में। किसमें डिवाइड कर दिया? सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, अब ये सब्सिडरी बुक्स हमारी कितनी तरह की बनाई? हमने कहा सेल परचेज से रिलेटेड है, तो सेल्स बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, या जिसे आप रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो। नेक्स्ट, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, जिसे आप रिटर्न इनवर्ड कह सकते हो। सॉरी, इसको आप आउटवर्ड बोलोगे, परचेज रिटर्न है, इसको आप इनवर्ड बोलोगे, सेल्स रिटर्न है। ठीक है, इसके अलावा हमारी बनती हैं बिल्स रसीवेबल बुक्स। ठीक है, बिल्स पेएबल। ठीक है, और कैश बुक।
ये हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक्स है, या जिसे आप सब जर्नल भी कह सकते हो। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक आ जाता है आपका जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, अब देखो सेल बुक में और परचेज बुक में, सेल बुक में सेल की ट्रांजैक्शन आएंगी, परचेज बुक में परचेज की ट्रांजैक्शन, लेकिन सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं आएगा, ठीक है। सेल रिटर्न बुक में सेल रिटर्न जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न जाएगा। बीआर बुक में बीआर बिल्स रिसीवेबल जितने होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बिल्स पेएबल की बुक में सभी बिल्स पेएबल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। कैश बुक में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शंस जो इन बुक्स में किसी में भी नहीं आती हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो इन ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती है, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अब देखिए हमें सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग समझ में आ गया। ये सब्सिडरी बुक्स हमने क्यों बनाई, टाइम सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए, और हमारा एरर के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर मेन टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा कैश बुक, जो हमने मेन हेडिंग दे रखा है। तो हम बात करेंगे हमारी कैश बुक की। अब देखिए ये जो कैश बुक है ये क्या है, कैश बुक क्या है हमारी, ये हमारी सब्सिडरी बुक है। इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। हमें कैश बुक अलग बनाने की, इसको सब्सिडरी बुक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो हमारे बिजनेस में हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, चाहे हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं या इनकम रिसीव की है, तो हर केस में कैश आता ही है। मान लो हमने क्रेडिट सेल किया तो कभी ना कभी तो पैसे आएंगे ना, हमने क्रेडिट परचेज़ किया तो कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं कैश इसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी लार्जर होती है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसी वजह से हमें कैश बुक अलग से बनाने की ज़रूरत महसूस हुई ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब इस कैश बुक में हम क्या चीज़ें शामिल करते हैं, कैश अकाउंट, और इसके साथ साथ हम बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका लेन देन भी कैश के साथ होता है, तो इसमें कैश बुक में हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को इंक्लूड करके हमारा कैश बुक जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब हमारा कैश बुक जो है इसको बनाता कौन है, इसके लिए अलग से एक कैशियर, एक अलग से अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमारी इस कैश बुक में करता है, ठीक है। ये हमारी जैसे हमने जर्नल में फ़र्स्ट टाइम ओरिजिनल एंट्री बुक थी तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हमने उसमें रिकॉर्ड की थी, उसी तरह से कैश बुक में हमारी ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें नरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हमारा नरेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज़ हमने कैश बुक में लिखा टू सेल्स, यानी डेबिट साइड में हमने लिखा टू सेल्स, तो ये क्लियर है कि हमने माल बेचा है कैश बेसिस पर, तो इसको नरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने लिखा एक्सपेंसेस पेड, तो बाय एक्सपेंसेस मीन्स हमने खर्चा पे कर दिया, कैश चला गया, तो नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताया कि आपको 2 अकाउंट इसमें इंक्लूड करने हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के थ्रू भी होती हैं, मतलब हमारा जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट होता है या हमें चेक्स मिलते हैं। पर जैसे आजकल ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हो चुका है, तो जैसे पेटीएम से अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, आपका योनो से ट्रांसफ़र होता है, तो आपकी बैंक ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल सिमिलरली कैश ट्रांजैक्शन की तरह होती है। तो कैश बुक में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अब इसका कुछ रीज़न और भी है कि ये कैश बुक अलग से हमने क्यों बनाई। देखो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, कि हमने ट्रांजैक्शन कोई भी किया हो अल्टीमेटली वो कैश में कन्वर्ट होना ही होना है, चाहे हमें रिसीव होना है चाहे हमने पे करना है, तो कैश में कन्वर्ट होना ही होना है, ठीक है। सेकेंड हमारा रीज़न ये होता है
कि जो हमारे फ्रॉड्स होते हैं, एम्ब्लेसमेंट होते हैं, यानी गबन किए जाते हैं, वो ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शन में होता है, कैश में होता है। अभी पीछे नीरव मोदी का केस हुआ तो उसने क्या किया था, बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था, तो उसमें भी क्या गया, कैश। जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उन सब में कैश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी एसेट्स में एम्ब्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन कैश में गबन बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से कैश बुक अलग बनाई जाती है, ठीक है। और इसका तीसरा रीज़न ये है कि ये जो कैश बैलेंस होता है वो हमें टाइम टू टाइम इमीडिएटली हमें इसका बैलेंस चाहिए होता है। जैसे सपोज़ हम बैंक की बात करते हैं, बैंक में कैश ट्रांजैक्शंस ही होती हैं, तो जो कैशियर्स होते हैं ना, उनको दिन के एंड में जितना भी कैश रिसीव हुआ या जितना कैश पे किया है उसका बैलेंस करना होता है। वो डेली बेसिस पर किया जाता है ताकि डेली बेसिस पर ये पता चल सके कि हमारी रसीट ज़्यादा है या हमारे पेमेंट्स ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली ये 3 रीज़न भी हैं जिसकी वजह से हम हमारी कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो अब कैश बुक के हमारे मेथड्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हमारी कैश बुक बनती है। तो देखिए, फर्स्ट इज़, जो सबसे पहले हम बनाएंगे वो होती है हमारी सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक जिसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हो, ठीक है जी। फर्स्ट। सेकंड आपका आएगा जी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक को मैंने सीबी लिखा है, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या इंक्लूड होता है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। थर्ड होता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसमें हमारे पास कैश, डिस्काउंट और बैंक का कॉलम होता है, ठीक है। ये जितने कॉलम्स आपको मैं बता रही हूँ ये अमाउंट के कॉलम है। किसके हैं, अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर या डेट या किसी और के नहीं है, ये अमाउंट के कॉलम है। सिंपल कैश बुक में आपका सिंगल कॉलम होता है, यानी कैश का कॉलम होता है अमाउंट के लिए। डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट दोनों के कॉलम बनाए जाते हैं अमाउंट के लिए। ट्रिपल कॉलम में कैश, डिस्काउंट और बैंक के कॉलम बनाए जाते हैं अमाउंट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका होता है बैंक कैश बुक। इसमें आपका बैंक का कॉलम एंड डिस्काउंट, जैसे हमने डबल कॉलम में कहा था कैश एंड डिस्काउंट, उसी तरह से ये भी डबल कॉलम हुआ बैंक एंड डिस्काउंट, बस इसे कहा जाएगा बैंक कैश बुक, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक आपकी, पेटी मतलब स्मॉल, छोटे छोटे खर्चे, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिन्हें जो हेड कैशियर है वो कई बार रिकॉर्ड करने में चूक जाता है या भूल जाता है। या जैसे कि हम हर रोज़ रेगुलर बेसिस पर स्टेशनरी परचेज़ करते हैं, तो हमारी स्टेशनरी रेगुलर बेसिस पर 10, 20, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, इतने की आती है, ठीक है। हमने कोई ट्रांसपोर्ट की पेमेंट्स किए, जैसे रिक्शा के या रेडी के 100-200 रुपया पे किया, 500 रुपया पे किया, ठीक है। कोई हमारे पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस हैं जो हमारे 10-20 रुपए के हुए। तो ये बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि हमारी जो मेन कैश बुक है उसमें कई बार रिकॉर्ड होने से छूट जाते हैं। इस वजह से हम एक सेपरेट पेटी कैश बुक बनाते हैं जिसके लिए सेपरेट कैशियर भी होता है, जिसे पेटी कैशियर कहा जाता है। तो जब हम पेटी कैश को डिस्कस करेंगे तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले करेंगे सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम। इसका फॉर्मेट क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है। इसे बिल्कुल हमारे लेज़र की तरह ही बनाया जाता है, उसी तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं,
ठीक है। सेंटर में होता है एक लाइन टी शेप बनाने के लिए, देन डेट का कॉलम होता है, फिर आपका आ जाता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपके दो छोटे छोटे कॉलम और बनते हैं, और उसके बाद आपका अमाउंट का कॉलम आता है। ठीक है, इसी तरह से हम इधर भी बना लेते हैं अमाउंट का कॉलम। अब ये छोटे छोटे कॉलम क्या है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। लाइनें थोड़ी टेढ़ी बिंगी हैं तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। तो डेट पर्टिकुलर ये तो सबको पता है, और यहाँ पर हमारा अमाउंट आना है। अब ये जो छोटे छोटे कॉलम है ये क्या है, एक कॉलम है आपका वाउचर नंबर, दूसरा है लेज़र फॉलो। वाउचर नंबर लेज़र फॉलो, वाउचर नंबर लेज़र फॉलो। देखो लेज़र फॉलो क्या है, लेज़र का पेज नंबर, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड की है तो लेज़र में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है, वाउचर नंबर, वाउचर मैंने आपको बताया था जब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट का टॉपिक किया था कि हमारे वाउचर्स होते हैं यानी बिल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी कैश बुक का बिल, रसीट है तो रसीट नंबर, पेमेंट है तो उस के ऊपर भी एक नंबर लगा होता है। उसके बाद उनके वाउचर्स बनाए जाते हैं, तो ये वो वाउचर नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन के सामने। ठीक है जी, जो बिल नंबर होएगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा कैश बुक, क्योंकि सिंपल कैश बुक है तो हम इसे सिंपल ही लिख देंगे कैश बुक। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। ये जो हमारा साइड है डेबिट साइड, ये हमारा रसीट साइड है, कि जब भी हमें कैश रिसीव होएगा तो इस तरफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा और पेमेंट होएगी तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड जो होता है वो पेमेंट साइड होता है। अब आपको एक दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है, और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, कभी क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन अगर बैंक कॉलम हो तो उसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। ठीक है, बैंक कॉलम का बैलेंस जो है डेबिट या क्रेडिट कोई हो सकता है, लेकिन कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। सपोज़ 2018 की बात कर रहे हैं और अप्रैल 1, तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम सेल करेंगे तो हमारा इस साइड में आएगा, डेट हम डालते जाएंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमें कैश मिला, मान लो मोहनलाल से कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, तो टू मोहनलाल। बिल्कुल लेज़र की तरह हमें बनाना है कि अपोजिट हमें डालना है। ठीक है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने परचेज़ किया है तो बाय परचेजेस। ठीक है, अगर हमने कोई फर्नीचर एसेट परचेज की, बाय फर्नीचर। ठीक है, मान लो हमने एक्सपेंसेस पे किए, बाय एक्सपेंसेस। मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, टू कैपिटल। मान लो हमें कमीशन रिसीव हो गया, टू कमीशन। हमें रिसीव हो रहा है ना, रसीट इधर आएगा, पेमेंट इधर आएगा। ठीक है, मान लो कैश विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स होगी, बाय ड्राइंग्स। ठीक है जी, तो इस तरह से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और एंड में बिल्कुल लेज़र की तरह ही हम देखेंगे दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। हमारा मोस्टली इस डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, जो हम दोनों साइड में लगा देंगे, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये बैलेंस हमारा किस साइड का है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट साइड में है। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था। तो May 1 को हम यही बैलेंस जो हमारा ओपनिंग बन जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा सिंपल कैश बुक का जो अकाउंट है वो बनाया जाता है, यानी सिंपल कैश बुक इस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक प्रैक्टिकल कि किस तरह से ये
बनाई जाती है सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, हम इसका प्रैक्टिकल एक करेंगे। हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने लाइनिंग कर लिया है, हम एडिंग क्या देंगे, सिंपल कैश बुक। अगर आप कैश बुक भी लिखोगे तब भी चलेगा, और अगर आप लिखोगे सिंपल कैश तब भी चलेगा, दोनों तरीके से चलेगा। ठीक है जी। ये आपका क्या है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपकी रसीद साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। तो आपके कॉलम्स क्या है, डेट, पर्टिकुलर, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आपका वाउचर नंबर और एलएफ का कॉलम मैंने बहुत छोटा सा बनाया क्योंकि हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर एलएफ एंड अमाउंट। ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, आपको दिखा देती हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। 2018 की ट्रांजेक्शन है जी, कैश इन हैंड से स्टार्ट है हमारा ओपनिंग बैलेंस। अब इसमें देखिए जीएसटी भी है, जीएसटी भी शामिल किया हुआ है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जर्नल एंट्री अगर रिकॉर्ड करनी हो तो वो कैसे करनी है, और कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले दोनों साइड में 2018 नोट कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अप्रैल 1 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब हमारा बैलेंस है जी 80,000 का, तो हमने नोट कर दिया 80,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी अप्रैल 5 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 20,000 प्लस 9% CGST एंड 9% SGST। देखो सबसे पहले तो हमने गुड्स परचेज की, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे। अब परचेजेस को डेबिट करेंगे तो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, टू कैश। इसका मतलब कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में अप्रैल 5 बाय परचेजेस, इसके साथ ही हमारी ये इनपुट भी रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि ये इनपुट भी इसके साथ ही है। बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है जी। अब देखिए गुड्स हमने परचेज की 20,000 की, कितने की, 20,000 की, और इसके ऊपर हमारा GST कितना लगा, 9%, 9%, दोनों 9% है, तो 9 2 18, यानी 1800 हमारा CGST है और 1800 ही हमारा SGST है। ठीक है, नेक्स्ट है जी पेड सैलरी इन कैश ₹15,000। अब हमने सैलरी पे किया, मैंने आपको बताया कि ये पेमेंट साइड है। अगर हमने सैलरी पे किया तो इस साइड में आएगा। हमारा डेट है जी अप्रैल 9, तो बाय सैलरी। वैसे तो हमारा रूल ही कहता है कि सैलरी के ऊपर किसी किस्म का कोई GST अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, तो हमारा GST यहाँ पर नहीं लगेगा। 15,000 मतलब अगर हम इधर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा इधर इनपुट आएगा, और अगर इधर रिकॉर्ड करेंगे GST तो हमारा आउटपुट आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹16,000 प्लस CGST SGST 9%। ठीक है, अब हमने सेल किया तो हमारा इधर आ जाएगा अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट। अगर हमारा इनपुट इधर था, परचेज था, तो इधर क्या आ जाएगा, आउटपुट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है, अब हमारी सेल हुई है 16,000 की, 16,000 की।
अगर हम इसका 9% करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, वो हमारा आएगा 144 1440। ठीक है, तो हमारा ये भी आ जाएगा 1440। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जी अप्रैल 17, कैश पेड टू राज कपूर 6600। अब हमने कैश पे किया, क्यों किया हमें नहीं पता, तो यहाँ पे CGST SGST का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने इसको पे करना था, अगर हमने उसे परचेज़ किया था तो ऑलरेडी हम CGST SGST जो रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम राज कपूर को पे कर रहे हैं तो इस साइड में आ जाएगा क्योंकि पेमेंट है हमारी। तो अप्रैल 17 बाय किसको कर रहे हैं, राज कपूर को, बाय राज कपूर। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 6600। ठीक है, नेक्स्ट है जी 21 को रेंट पेड 12,000 प्लस CGST एंड SGST 99%। अब रेंट पे किया तो इधर ही आएगा ना हमारा अप्रैल 21 बाय रेंट। ठीक है, तो अगर हम पे कर रहे हैं तो फिर हम GST भी पे करेंगे, तो हमारा इनपुट हो जाएगा CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, तो हमारा जो रेंट पे किया हमने 12,000 का है, और 12,000 का अगर हम 9% करेंगे हमारा, तो 12×108, तो ये आपका आ जाएगा 1080। ठीक है जी। उसके बाद है जी 25 अप्रैल रिसीव्ड कमीशन 4,000 प्लस CGST SGST 99%। अब रिसीव किया तो इस साइड में आ जाएगा अप्रैल 25। क्या रिसीव किया, कमीशन, 2 कमीशन। ठीक है, अगर रिसीव किया है तो CGST SGST भी कलेक्ट किया होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। ठीक है, हमने कमीशन रिसीव किया 4,000 का। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो CGST SGST हुआ 360। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन है जी परचेज्ड मशीनरी फॉर 30,000 प्लस 18% IGST। अब ये आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया, अभी तक जो ट्रांजैक्शन थी वो आपकी इंट्रा स्टेट थी। अब ये जो मशीनरी परचेज की है आपने दूसरी स्टेट से परचेज की है, तो यहाँ पर आपका IGST लग रहा है। लेकिन आपने क्या किया, परचेज किया तो आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया तो आपका इस साइड में आएगा। ठीक है जी। तो अप्रैल 29 बाय मशीनरी। अब मशीनरी परचेज की है तो इनपुट ही होएगा ना हमारा, हमने टैक्स भी पे किया होगा, लेकिन IGST क्योंकि आपका इंट्रा स्टेट है और ये कितना है 18%। तो आपकी मशीनरी जो है वो 30,000 की है, तो 18% के हिसाब से आपका IGST बना 5,400। ठीक है जी। चलिए हमारी ट्रांजैक्शंस पूरी हुई। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल लगाना है। मैंने आपको बताया था अगर हमारी कैश बुक है तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसका मतलब डेबिट साइड का हमारा टोटल आएगा। तो चलिए डेबिट साइड का हमारा टोटल लगाते हैं, जो हम बिल्कुल आमने सामने दोनों साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में हम लोग टोटल देखते हैं हमारा 0 12 ते 8 20 0 2 6 4 10 4 14 ते 2 16 16 1 4 ते 5 ते 6 ते 7 ते 6 13 3 1 8 ते 9 ते 10। तो आपका हुआ ये 1,03,600 हमने दोनों तरफ लगा दिया। अब मैं इधर बैलेंस करूँगी, मेरा बैलेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, अप्रैल 30 लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब मैं आपका देखो बैलेंस करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा आएगा 0 4
8 चलिए हमारे पास बैलेंस आया जी 8840 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हम सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको विद जीएसटी बता दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने प्रैक्टिकल्स करने में सिंपल कैश बुक के कोई दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेरे से पहले भी कमेंट बॉक्स में पूछा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या जीएसटी लगता है, और यही सवाल जो है मेरे एक स्टूडेंट ने क्लास में भी पूछा मेरे से। वैसे तो हमारी बुक्स में तो यही कहा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो हमारा जीएसटी है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर जीएसटी 0% होता है। बट मैंने हमारा बिल चेक किया मेरे घर का, तो उसमें जीएसटी शामिल किया हुआ था। मैंने जो अपना वैसे मैंने चेक किया नेट पे, तो मुझे अभी करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। आई थिंक जो हमारे कमर्शियल बिल्स होते हैं और जो रेजिडेंशियल बिल्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते होंगे। जो हमारा बिजली प्रोवाइड हमें की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आई थिंक उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगता है। लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं, जैसे हमारे पास एक ये बिजली का बोर्ड लगा होता है जहाँ से वो हमारी रीडिंग वगैरह नोट करते हैं, तो उस बोर्ड का एक रेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमसे चार्ज करता है। तो मे बी उसके ऊपर वो जीएसटी जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है। बाकी फिर भी मैं अभी इन्फॉर्मेशन चेक कर रही हूँ, अगर मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और मन करता है बहुत सारे वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच।